प्रीलिम्स 2025 इज़ डन एंड बाय नाउ आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। आपने जो है अपने स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे एंड अब क्या है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको आगे क्या करना है और स्पेसिफिकली कैसे करना है वो नहीं पता। एंड लॉट ऑफ टाइम्स इसी चीज में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो आपका जो मेंस 2025 का अटेम्प्ट है वो सफ़र करता है। तो देखिए, जैसे आपने आंसर कीज़ चेक की, तो जनरली स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी की सिचुएशन में होंगे। सिचुएशन नंबर 1, जहाँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार भी इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड अराउंड समवेयर अराउंड 85 प्लस माइनस 5। और अगर आपका जो है आंसर की से स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, से 60s में आ रहा है, राइट? तो देयर इज़ अ बिग गैप, या 50s में आ रहा है, बहुत बड़ा गैप है और वहाँ पे आपको बेसिक्स पे वर्क करना है। तो इसके लिए आई विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो। बट आज जो मैं बात करूँगा वो रहेगा मेंस 2025 के लिए। क्योंकि देखिए, जो लोग सिचुएशन 2 यानी बॉर्डर लाइन पे हैं, और या फिर उन्होंने जीएस क्लियर कर लिया था बट सीसैट नहीं क्लियर किया, या फिर जो लोग 95 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, इन दोनों कैटेगरीज में या सिचुएशन में जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जनरली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो लोग सिचुएशन 3 में, कई बार वो इतना ज़्यादा रिलीव और रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि उनको 2 हफ्ता लग जाता है सिर्फ मोमेंटम बिल्ड करने में वापस पढ़ने के लिए। और इस बार तो आपके पास अराउंड 85 डेज़ है फ्रॉम नाउ 85 डेज़ है, और अगर 5 दिन आप बफर निकाल लो तो 80 डेज़ मान के चलो, राइट? तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप 15 दिन इसमें से और अपना मोमेंटम बिल्ड करने में करो। और इसीलिए क्या करना है, कैसे करना है, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, राइट? सिमिलरली जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जिन्होंने जो लोग जीएस का कट ऑफ क्लियर करने मतलब अच्छा स्कोर किया है 90s वगैरह में, बट सीसेट भी नहीं हुआ, इनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बॉर्डर लाइन में अगर आपका निकल गया और रिजल्ट भी 2 हफ्ते में आएगा, 7th जून 8th जून तक, राइट? अगर इतना आप वेट करोगे तो अगेन एक सिग्निफिकेंट टाइम चले जाएगा, फिर उसके बाद आप मोमेंटम बिल्ड करोगे, टाइम कम रहेगा। और अगर नहीं भी हो रहा, तो भी देखो आपको पता है सीसैट के लिए अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हो, बट अभी आपके लिए जो मैटर करता है वो है मेंस की तैयारी। तो तीनों सिचुएशन में आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब हम यही सिनेरियो लेके चलते हैं कि आप मेंस 2025 दे रहे हो और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, अब आपने 2-3 दिन का ब्रेक ले भी लिया होगा, रिलैक्स हो गए हो, अनवाइंड हो गए हो, तो पेन और पेपर उठाओ एंड डू दिस फर्स्ट स्टेप। ये है कि आपको बैठ के असेस करना है कि आप कितने मेंस रेडी हो, आपकी मेंस की प्रिपरेशन कितनी है। अब असेस कैसे करें? सी, डू नॉट डू अ सब्जेक्टिव असेसमेंट, रादर एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करो। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आप बैठो, एक वाइट A4 शीट लो और उस पे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, ये पैरामीटर्स और ये सब्जेक्ट्स इधर, इनको लिख लो। और इसमें पर्टिकुलरली यही ऑर्डर में लिखना, एसे, एथिक्स और ऑप्शनल। क्योंकि देखो, जीएस 1 2 3 में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक हो, ये बार बार बहुत बार पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? अभी और प्रीलिम्स से पहले ही पढ़ते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, एसे, एथिक्स और ऑप्शनल, आई एम क्वाइट श्योर काफ़ी लोगों ने पिछले 2-3 महीने से इसको पढ़ा भी नहीं हो। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है, इन्हीं पे फोकस करना है। अब जब आप अपनी प्रिपरेशन को असेस करोगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होने चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर तो ये है कि भई आपने पूरा सिलेबस कवर किया है या नहीं किया है, एंड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर नहीं किया है, लिखो। मान लो अगर ऐसे आपने कर्सर ही ऊपर से पढ़ा है तो मान के चलो कि आपने वो सिलेबस कवर नहीं किया, क्योंकि उस टाइप का कवरेज आपको हेल्प नहीं करने वाला। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे खुद के मेंस नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, राइट? अगर किसी और के मेंस नोट्स यूज़ भी कर रहे हो तो मेंशन करो कि वो कौन से नोट्स हैं, क्या हैं। उसके बाद आप देखो कि मेंस के पीवाईक्यू से ऐसे है, ऐसे कि क्या आपने टॉपिक्स पीवाईक्यू देखे भी हैं, एनालाइज़ किए हैं? या कभी किसी एक ऐसे टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर में आया, आपने बैठ के ऐसे लिखने की कोशिश भी की है? ज़्यादातर लोगों ने नहीं की होगी। और यही रीज़न है कि कई लोगों के ऐसे के पेपर में आपके 80 मार्क्स, 90 मार्क्स आए इस बार, और कुछ लोगों के 120-30 भी आए, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम गोज़ फॉर एथिक्स। एथिक्स में भी मैं देखता हूँ कि लोग पढ़ तो लेते हैं सिलेबस, नोट्स भी क्लासेस वगैरह उसके थ्रू बन जाते हैं, बट जब क्वेश्चंस करने की बात आती है कि केस स्टडीज़, कितनी केस स्टडीज़ का आपने आंसर लिखा है, राइट? तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग जो है की होती है, पर्टिकुलरली पीवाईक्यूज़ की।
यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज बोल रहा हूँ, कोई और रैंडम क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखे हैं या सिर्फ उनको ऊपर से देख के एनालाइज किया है, ये आप बहुत क्लियरली मेंशन करो। टेस्ट सीरीज आपने लगाई है या नहीं लगाई है, और टेस्ट सीरीज अगर लगाई है तो उसमें देखो आपका परफॉर्मेंस क्या है पास्ट में, अगर आपने प्रीलिम से पहले लगाई है। अगर नहीं लगाई तो दिस इज अ बिग गैप, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने जो पढ़ा है वहां पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड सी, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, क्योंकि देखो मेरा पर्पस क्या है कि आपको एक सही चीज बताना, ताकि आप अपने नेक्स्ट 80 डेज को प्रॉपरली यूज करो, राइट? अगर मैं आपको एक फॉल्स रीअश्योरेंस दूंगा तो आप लोगों के हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है पॉसिबली वो छूट जाएगी, राइट? सो आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ फॉल्स अश्योरेंस। मैं एकदम आपको जो है ट्रुथ बताने के लिए यहाँ पे हूँ। अब एक और चीज देखो, वैल्यू एडिशन, यानी आपने क्लास के मान लो नोट्स बनाए, बट अगर वो नोट्स सिर्फ क्लास के उसके बाद आपने उनको ना दोबारा रिवाइज किया ना उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, देन मार्क इट एज नॉट डन। और इसको करना होगा, और कब करना है कैसे करना है ये बताऊंगा। एंड लास्टली फिर आपका कौन, अब ये सब चीजें जब आप देख लेते हो ना, तो अब आप खुद असेस कर सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। मान लो आप ये देखते हो कि मैंने कवर भी नहीं किया है, मेंस के नोट्स भी नहीं बनाए हैं, पीवाईक्यूज भी नहीं किए हैं, तो कैसे आपका कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाई होगा, राइट? और ये आपको ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल के करना है। जहाँ तक जीएस पेपर 1 2 3 की बात है, यहाँ पे जीएस पेपर वाइज मत जाना, यहाँ पे रादर सब्जेक्ट वाइज जाना, कि जैसे आर्ट एंड कल्चर आपने कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, सोसाइटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, वहाँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया जीएस 2 में, आईआर सोशल जस्टिस कर लिया, और जीएस 3 में इकोनॉमी, साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हर एक सब्जेक्ट के लिए बैठ के ये पैरामीटर्स पे लिखो, राइट? राइट डाउन वेरी क्लियरली कि क्या किया है नहीं किया। मान लो अगर वेग भी है, जस्ट राइट इट डाउन इन योर वर्ड्स व्हाट यू हैव एग्जैक्टली डन। ये क्लियर असेसमेंट होगा कि आप कितने मीन्स रेडी हो। ये असेसमेंट करने में मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, हो सकता है 2 घंटा लगे। बट ये असेसमेंट एक बार आप कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ पे गैप्स है, जिन पे आपको नेक्स्ट 80 डेज में फोकस करना है और वर्क करना है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखो, ये करने के बाद जैसे ही मुझे गैप्स पता चलते हैं, किसी को भी गैप्स पता चलेंगे, वो प्रायोरिटाइज करेगा। बट यहाँ पे एक चीज याद रखो, प्रायोरिटाइजेशन सिर्फ ये देख के नहीं कि कौन सा एरिया आपका वीक या स्ट्रांग है, बट वेटेज देख के भी करना है और टाइम रिक्वायर्ड देख के भी करना है, राइट? अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने नहीं किया है कवर और वीक एरिया है, तो उसको आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, उसका वेटेज भी बहुत कम है और टाइम रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है। बट अगर एथिक्स नहीं किया है, तो एथिक्स हैज़ टू बी हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट वेटेज, लोएस्ट टाइम रिक्वायर्ड, एंड इट बीइंग द मोस्ट स्कोरिंग। ठीक है? अब एक और चीज, कि चलो ये हो गया जब आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो, नाउ यू स्टार्ट प्लानिंग। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधा प्लानिंग वाले स्टेप पे जाते हैं, ना असेस करते ना प्रायोरिटाइज करते। एंड इसके कारण होता क्या है कि प्लानिंग जो है, इट इज़ नॉट प्रॉपर, नॉट एज पर दी रिक्वायरमेंट की नेक्स्ट 80 डेज में आप जो कर सकते हो, जिससे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट, अपने एफर्ट को टू गेट दी हाईएस्ट स्कोर्स इन मेंस, राइट? अगर ये करोगे तो आप अपने प्लान को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो एक रैंडम हैप्पैज़र्ड ब्रॉड लेवल का वीक प्लान बनेगा, जिससे आप देखोगे आप पढ़ तो रहे हो, बट 30 40 50 दिन बाद आपको लगेगा कि यार कुछ हुआ ही नहीं, और इतना सारा अभी भी बचा है मेंस का करने के लिए, एंड यू विल पैनिक। नाउ यहाँ पे देखो, अब प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ एसेंशियल चीजें आप ध्यान रखो। जैसे मैंने बताया, ऐसे द मोस्ट नेग्लेक्टेड हाईएस्ट स्कोरिंग, सी ऐसे को प्लीज इग्नोर या पोस्टपोन मत करना। ये बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, कि अभी हम पढ़ लेते हैं, ऐसे हम बाद में लिख लेंगे, 1 2 महीने बाद लिख लेंगे। सी डोंट डू दैट, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे को बहुत ज़्यादा टाइम दो, बट आप वीकेंड्स पे एक सैटरडे या संडे तो आप दे ही सकते हो, 1.5 आवर और 2 आवर्स। दिस इज द मिनिमम यू कैन गिव। तो हर वीकेंड अगर आप एक ऐसे भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक का ही लिख लो, दैट इज ऑल्सो समथिंग, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेस, दिस इज द मिनिमम यू शुड डू। ओके? बट अगर आप इग्नोर कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, ये सोच के कि बाद में आप ऐसे लिखोगे और बाद में वो ऐसे इवैल्यूएट होके आपको फीडबैक मिलेगा और उस पे इम्प्रूव करोगे, ट्रस्ट मी बाद में नहीं होता। बाद में मान लो आप 40 दिन बाद जो है सोच कवर करके लिखने जाते हो ऐसे, आपने ऐसे लिखा, हफ्ता भर लगता है कॉपी चेक होके आने में, और उसके बाद आपको फीडबैक मिला पुअर, कि आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आए। अब आपके पास हार्डली कुछ टाइम है कि आप फर्दर ऐसे में इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं। इसीलिए प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। ऐसे इज अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू, जिसमें थोड़े से एफर्ट में आप काफी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। देन कम्स एथिक्स। अब एथिक्स में क्या गलती होती है, कि मान लो किसी पर्सन ने प्लान बनाया कि मैं एथिक्स अगले 10 डेज या 15 डेज में करूंगा, ना वो कभी भी ये 15 डेज में ये रियलाइज नहीं करते कि एथिक्स इज अ
एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एंड लेस थ्योरेटिकल, यानी कंटेंट बेस्ड नहीं है। जैसे जनरल स्टडीज पेपर 3 है, पूरा का पूरा कंटेंट बेस्ड, यानी अगर अच्छे नोट्स होंगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। यानी वहाँ पे आपको कंटेंट और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस। अगर आंसर राइटिंग कम करते हो, प्रैक्टिस कम करते हो, चलेगा। आंसर राइटिंग नहीं भी करते हो तो भी जीएस 3 के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए इशू नहीं आएगा। बट एथिक्स के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लो, बट आंसर राइटिंग नहीं करोगे, केस स्टडीज़ नहीं लिखोगे, उसको इवैल्यूएट करके फीडबैक लेके उस पे इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, दैट्स ऑलमोस्ट गारंटीड, राइट? तो इसीलिए मान लो अगर आपने 15 दिन रखा है एथिक्स को कवर करने के लिए, या 10 दिन रखा है, जितना भी आपने टाइम रखा है, 12 दिन जो भी है, उसमें आपको डेडिकेटेड जो है कुछ टाइम एप्लीकेशन के लिए देना होगा। यानी अगर मैं बोलूँ तो 40% ऑफ द टाइम फॉर एप्लीकेशन एंड 60% टाइम फॉर द रीडिंग। मतलब आप ऐसे डिवाइड कर लो कि अगर आप जो है 10 दिन लेके चलते हो, मान लो 10 फुल डेज दे रहे हो, तो 6 दिन आप पढ़ोगे, उसके अगले 4 दिन में जो है आप क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करोगे, राइट? सिर्फ आंसर राइटिंग, उसका इवैल्यूएशन, फीडबैक, उस पे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, इस पे वर्क करोगे। कि जब मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन, इट डज नॉट ओनली मीन कि आप लिखो आंसर, इट मीन्स आंसर लिख के उस आंसर को इवैल्यूएट, सेल्फ इवैल्यूएट कर लो, या किसी से इवैल्यूएट करवा लो, या फिर जो है उसके बाद फीडबैक लेने के बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश। दिस इज व्हाट आई मीन बाय एप्लीकेशन। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, दिस इज समथिंग इफ यू डू इन एथिक्स, ट्रस्ट मी, एक बेसिक बेयर मिनिमम बताता हूँ एथिक्स में। अगर एथिक्स में आप सारे जो टॉपिक्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेते हो, फीडबैक उस पे लेके उस पे इम्प्रूव अप करने की कोशिश करते हो, तो आप जो है 100-110 के ऊपर मार्क्स डेफिनेटली सिक्योर करोगे एथिक्स पेपर में। दैट इज डेफिनेटली देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई राइट आंसर्स टू ऑल पीवाईक्यूज, इवन इफ अगर आपने पहले लिखे हुए आंसर्स आप दोबारा लिख के उनको बेटर बनाने की कोशिश, राइट? दैट इज देयर। क्योंकि टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट इज डेफिनेटली देयर, जो आप दे सकते हो। बाद में लास्ट में 3 दिन आप आंसर्स लिखो, एक दिन आप टेस्ट सीरीज के लिए दे दो। बट अगर पीवाईक्यूज नहीं लिखोगे तो ट्रस्ट मी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफिकल्ट इन दी एथिक्स पेपर। नाउ रही बात जीएस पेपर 1 2 3 की, तो लाइक आई सेड, ये जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे भी आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट यहाँ पे दीज आर कंटेंट ओरिएंटेड। और यहाँ पे आपको अपने जो है नोट्स जो बने हुए हैं सारे, या नहीं बने हुए तो बनाने पड़ेंगे, वो नोट्स आपको जो है रीओरिएंट करने पड़ेंगे एज पर दी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। जीएस पेपर 2 में जनरली पॉलिटी में क्या होता है कि लोग लक्ष्मीकांत से प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, बट मेंस के लिए बहुत बड़ा गैप रह जाता है। अब पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब पॉलिटी में देखो टॉपिक आपका मेंशन्ड है ये, तो दिस इज द टॉपिक दैट इज मेंशन्ड, राइट? अब इसमें जब आप जाते हो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो है एक फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एक टॉपिक, सब टॉपिक निकल के आता है, ठीक है? दैट इज देयर। इफ यू वांट दिस टॉपिक वाइज पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू। जब आप इसको देखते हो, ठीक है, जब आप इसको, सो अब क्या करना है, मान लो मेरे पास नोट्स है पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पे, राइट? या फिर नोट्स नहीं है मान लो फंडामेंटल राइट्स पे, दोनों केस में मुझे क्या करना है? जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ के एनालाइज करता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। यानी ये है आपके आर्टिकल 19। Examine the scope of fundamental rights in light of latest judgment of Supreme Court on right to privacy, जो अगेन पार्ट है आर्टिकल 21 का। डीपीएसपी पे क्वेश्चन आया, यूसीसी पे, विच इज अगेन एन कंटेम्प्रेरी इशू। आर्टिकल 44 यूसीसी हमेशा कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहता है, ठीक है? सो ये न्यूज में था, लेटेस्ट जजमेंट न्यूज, दो चीजें समझ में आ रही है मेरे को न्यूज में जो चीजें हैं। फिर मैं देखता हूँ राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, Article 21 and of the Indian Constitution, and judgments of Apex Court. Judgments of Apex. What do you understand by concept of freedom of speech and expression? Hate speech के ऊपर आया। सो अगेन जिस टाइम के क्वेश्चन आया था वो ये न्यूज में था। अगेन दिस इज इन आर्टिकल 19, एंड देन सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, आर्टिकल 19, अगेन ये न्यूज में था। तो मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे, अब मेरे पास नोट्स नहीं है पॉलिटी में, बस लक्ष्मीकांत है। सी, लक्ष्मीकांत से मेरे बेसिक्स क्लियर है, तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ नहीं, मुझे जो है
आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन दोनों चीज़ों पे जो है 1 और 1.5 पेज के नोट्स बनाने। और इन नोट्स में क्या होगा, कुछ बेसिक्स होंगे जो लक्ष्मीकांत से एक्सट्रैक्ट होंगे, और कुछ करंट अफेयर जो लेटेस्ट जजमेंट हैं, राइट, जो भी है वो रहेगा इसमें। ठीक है। सिमिलरली कोई डीपीएसपी है जो रिसेंटली न्यूज में है, राइट, या कोई और फंडामेंटल राइट जो न्यूज में है जिसपे जजमेंट है, उन पे भी मैं जो है 1.5 पेज के नोट्स बनाऊं। एंड ट्रस्ट मी, इट वुड मीन कि मुझे ओवरऑल टॉप, ऐसा नहीं कि मैं अब बहुत सारे जजमेंट पे बनाऊंगा, नहीं, आई विल टेक टॉप 4 और 5 टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड है, या सबको कंसोलिडेट कर लो। ठीक है। दिस इज माई नोट। सो ये मेरा मतलब है जब मैं कह रहा हूं कि आप चीजों को जो है रीओरिएंट करें। नोट्स को रीओरिएंट करने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप जो, सो मान लो आप पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी में ये वाला टॉपिक पढ़ने गए, इसमें आपको पता है ये चीज़ आती है, ये पढ़ने से पहले इसके पीवाईक्यूज देखे, समझ गए ये करना है। अब आप अपना कंटेंट रिवाइज करो, रिवाइज करते देखते आर्टिकल 19 पे जो है उसको फिर आप रीओरिएंट करो, उसमें चीज़ें ऐड करो। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन एंड इनरिचमेंट। ये करंट अफेयर से आएगा, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू। ठीक है। करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, इनसे जो है आपका वैल्यू एडिशन और एनरिचमेंट आता है। ठीक है। एंड इनफैक्ट इसको जो है आपको एटलीस्ट 2 आइट्रेशंस का रिवीजन आपका इसका करना होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि पहली बार में ही पढ़ रहे हो, पहली बार में नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली बार में एक बेस नोट्स होंगे, सेकेंड आइट्रेशन जब रिवीजन करते हो तब फर्दर आपका स्पेसिफिकली करंट अफेयर और फर्दर आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई है उससे वैल्यू एडिशन हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक गो में होगा, एटलीस्ट 2 बार आपको करना होगा। अब अगली चीज है कि रिवीजन कितनी बार करना है। तो प्रिलिम्स में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, 3x करो, बट यहाँ पे रिवीजन का थोड़ा फंडा अलग होता है। जहां तक ऑप्शनल की बात है, यू हैव टू रिवाइज इट 3x, 3x रिवाइज करना पड़ेगा। आइडिया क्या है, 40-20-20। ठीक है। 40 दिन फर्स्ट कवरेज, नेक्स्ट 20 डेज सेकेंड कवरेज, उसका नेक्स्ट 20 डेज थर्ड कवरेज, इसमें 5 दिन मैंने आपका अलग से बफर रख दिया। ठीक है। दैट इज, ये एक बहुत ब्रॉड और जेनरिक आइडिया। अब कुछ लोगों का 35 दिन में भी हो सकता है, कुछ का 45 में भी हो सकता है, राइट। हो सकता है पूरे 3 रिवीजन ना हो, यस दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि 3 रिवीजन ना हो। तो भी उस केस में क्या है कि आपको अगर प्रायोरिटाइज करके रखोगे तो जो लो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उनका ही रिवीजन छूटेगा, हाई इंपॉर्टेंट थिंग्स का अच्छे से रिवीजन होगा। जहां तक आपका जो है GS 1 2 3 की बात है, इसको आपको जो है 2 टाइम्स ही रिवाइज करना। ठीक है। 2 बार भी कर लोगे तो दैट इज गुड इनफ। क्योंकि देखो ऑलरेडी GS 1 2 3 के जो सब्जेक्ट्स है, मोस्ट ऑफ देम आपने प्रीलिम्स के वक्त जो है मेजर वंस जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राइट, दे फॉर्म में IR, सिग्निफिकेंट चंक ऑलरेडी आपने कवर कर रखा। ओके। एंड जहां तक रही बात ऐसे एंड एथिक्स की, मेरा सजेशन ये रहेगा, इनको जो है ऐसा मत करना कि आप पढ़ के खत्म कर दिया। एक पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो आपने जो है ऐसे के लिए लाइक आई टोल्ड वीकेंड्स दे सकते हो। एथिक्स के लिए मान लो आपने 10 दिन में रिवीजन करके खत्म कर दिया, उसके बाद एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे हैव सम टाइम जहां आप डेफिनेटली बार बार क्वेश्चंस लिख रहे हो, केस स्टडीज लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। ठीक है। तो इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूस, ऐसा वन ऑफ नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ के मैंने 10 दिन में छोड़ दिया, अभी अगले 10 दिन में पढ़ लिया, छोड़ दिया, और फिर सीधा मैंने एंड में पढ़ा। इससे ट्रस्ट मी इतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना आप कॉन्टिन्यूस जो एप्लीकेशन है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। अगर आप डेली आधा घंटा भी दे सकते हो एथिक्स का एक आंसर लिखने के लिए भी, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। ठीक है। 10 दिन का पूरा कंसोलिडेटेड रिवीजन, फिर अगर डेली 30 मिनट्स 45 मिनट्स दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। फिर बाद में आगे जब आप टेस्ट दे रहे हो, उससे एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर लो। ओके। दैट इज देयर। तो ये एक ब्रॉड अप्रोच है। अगेन, ये कैसे करना है, क्या करना है, स्लॉट्स कैसे होगा, किसको कब रखना है GS 1 2 3 सब्जेक्ट में, वो प्रायोरिटाइजेशन ऊपर मैंने बता ही दिया है किस बेसिस पे करना है, क्योंकि वो हर किसी का डिफर करेगा। अब किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसके लिए सोसाइटी इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं होगा। किसी का PSI ऑप्शन है, उसके लिए GS 2 इतना प्रायोरिटी पे नहीं होगा। किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, उसके लिए GS 3 वाला इकोनॉमिक्स का पोर्शन इतना प्रायोरिटी पे नहीं होगा। तो ये हर किसी का वेरी करता है। तो ये चीज़ आपको ऊपर जो असेसमेंट था, रेडीनेस था, उसको देख के करना पड़ेगा। दैट इज देयर। तो ये एक ओवरऑल एक ब्रॉड प्लान मैंने आपको बताया। एंड अगेन सी, प्लानिंग में भी मैं एक हमेशा चीज बोलता हूँ, जितना सिंपल प्लान उतना अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्लान, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे आप उसको, जितने डाइवर्स चीजें रखोगे,
उतना उसका एग्जीक्यूशन मुश्किल रहेगा और उतना पुअर उससे जो है आउटकम मिलता है। इसलिए मेक अ प्लान, कीप इट सिंपल, कीप इट एग्जीक्यूटेबल एंड फॉलो इट रिगोरसली। Now, one last thing is announcement of essay course and ethics course. So, I am launching an essay course. यहाँ पे the idea is कि ऐसे में again like I said जो आप सैटरडे संडे प्रैक्टिस करो, अगर खुद से नहीं होती तो इस कोर्स में हम लोग आपको जो है एवरी सैटरडे संडे वी विल इंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दी थिंग्स। 3 फेज में, फर्स्ट फेज में 6 सेशन होंगे जहाँ पे हम स्पेसिफिक एक एक सिंगल सेशन लेंगे स्पेसिफिक ऐसे स्किल्स पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 31st को ओरिएंटेशन है विच इज़ ओपन टू एवरीवन। इस ओरिएंटेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक है जूम का, वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिंड रहेगा, वहां से आप कर सकते हो। तो यहाँ तो हम बेसिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं सीधा आपसे एक 600 वर्ड का ऐसे, अगर आपका ब्लॉक है तो आप 600 वर्ड का ऐसे से आपको स्टार्ट करूँगा ताकि आप जल्दी जल्दी, मुझे एक मेंटल ब्लॉक है लिखने की, ऐसे लिखने का, उसको ओवरकम करो। फिर जो 7 जून को जैसे सेशन होगा वहां पे हम फोकस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे का पेपर आता है, उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके सेक्शन ए में 4 होते हैं, सेक्शन बी में 4 होते हैं। सी सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है सही टॉपिक को चूज करना। कई बार होता है लोगों के साथ कि वो गलत टॉपिक को चूज कर लेते हैं, टॉपिक को मिस इंटरप्रेट या नैरोली इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिसके कारण आगे का जो ऐसे लिखते हैं उसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती। तो दिस इज वन वेरी इनिशियल थिंग जो जो ज़्यादातर बताई नहीं जाती। तो यहाँ पे हम लोग सेशन में वो करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, और उसको एक्चुअली हम लोग सिर्फ करेंगे नहीं, एनालाइज करके देखेंगे। फिर इसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है बताऊंगा और फिर हम लोग उसको करेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है ब्रेनस्टॉर्म पॉइंट्स को बताऊंगा, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, क्या एक ऑब्जेक्टिव वेज होते हैं। फिर हम लोग जो है कुछ को प्रैक्टिस करेंगे। सेम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे करना है, क्या तरीके हो सकते हैं डिफरेंट, एंड देन हम उनको जो है 2 इंट्रो टू कंक्लूजन प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे ही आर्ग्यूमेंट, सो ऐसे इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, रीजनड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट को एकदम कन्विंसिंग और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि इंप्रेशन क्रिएट करे, वो हम देखेंगे, राइट। टॉपर की कॉपीज में भी उन्होंने कैसे लिखा है वो भी देखेंगे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। और फिर आप जो है सैम्पल आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और फिर 2 लाइव ऐसे राइटिंग सेशंस होंगे आपके, जहां आप जो पीवाईक्यू टॉपिक पे ऐसे लिखोगे 1.5 आवर्स में, और लिखने के इमीडिएट बाद डिस्कशन, एंड देन आपके जो है 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, दैट इज देयर। ठीक, तो पूरा आपका 3 आवर्स का जो है पूरा वो होगा। तो दिस इज ऐसे कोर्स, इसमें जो ओरिएंटेशन सेशन है 31st का, राइट, 12 PM, सो क्लासेस विल बी एट 12 PM। ठीक है, 12 PM to 2 PM सैटरडे एंड संडे। Okay, that is there. The course price is this. But again, orientation session is open for all on 31st. तो आप लोग जो है इस ओरिएंटेशन सेशन में रजिस्टर करने का लिंक है, यू कैन रजिस्टर एंड ज्वाइन द सेशन। नेक्स्ट इज योर एथिक्स इनरिचमेंट प्रोग्राम, राइट। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्च्ड, राइट, आपके जून के फर्स्ट वीक में। नाउ यहाँ पे देखो कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जो है रिवर्स लर्निंग मॉडल है। आपको नोट्स दिए जाएंगे, ये सैम्पल नोट्स आपको आप देख सकते हो, ये भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन कर देंगे। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप नोट्स पढ़ के आओगे क्लास में, फिर क्लास में जो है एक क्विक रिव्यू होगा टॉपिक का, फिर पीवाईक्यूज पे डिस्कशन होगा, कुछ पीवाईक्यूज के आप लाइव आंसर लिखोगे और फिर फर्दर डिस्कशन होगा। ठीक है, टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे हैं ये देखा जाएगा, राइट। और क्लासेस ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है, हर हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस, और हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा टॉपिक को पढ़ के क्लास में आने का, ताकि आप क्लास में आके आंसर लिख सको, उसको डिस्कस कर सको, और उसी डिस्कशन और उसी फीडबैक से आप फर्दर अपने नोट्स में जो है वैल्यू एडिशन और इनरिचमेंट करोगे। ठीक है, तो जो क्लास में डिस्कशन होगा उसका बेसिक कवरेज पे फोकस नहीं रहेगा, उसका जो है वैल्यू एडिशन और इनरिचमेंट पे फोकस रहेगा। ठीक है, पीवाईक्यू उसको एनालाइज किया जाएगा, टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज एंड लाइव आंसर राइटिंग। ओके, ये भी आपका अराउंड 6 वीक्स का कोर्स होगा। क्लास टाइमिंग 1 PM to 3 PM, ये आपका जो है मंडे टू फ्राइडे रहेगा। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस पर वीक होगी ताकि आपके पास टाइम रहेगा। ओके, कोर्स फी इज दिस, एंड अगेन इस कोर्स का जो है इंटरेस्ट फॉर्म है, ये एथिक्स कोर्स का इंटरेस्ट फॉर्म, ये हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, राइट। तो दिस इज पिन्ड इन डिस्क्रिप्शन, तो आप जो है इस इंटरेस्ट फॉर्म में अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको जो है ओवर व्हाट्सएप और मेल जो है इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मिल जाएगा फॉर दी, बिकॉज फर्स्ट 2 क्लासेस इसमें ओपन फॉर, इट वुड बी ओपन फॉर ऑल, फर्स्ट 2 or 3 क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन देयर। ओके, तो दिस वाज इट। तो थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम विथ अनदर वीडियो।
तो थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो मेंस में आंसर राइटिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी हम लोग जो है वी आर गोइंग टू कम अप विद several strategy videos on YouTube. So do like, share, and subscribe to our channel. And see you again next time.